अब हम जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है उसे स्टार्ट करने लगे हैं। एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ कोई भी जिसके पीछे जो ट्रिगर करे चीज़ वो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो। सो ये भी एक ऐसा शॉक है कि जिसमें एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल देखा जाता है। अब देखें, एलर्जी मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के अंदर या मुख्तलिफ़ आप कह लें एनिमल्स में डिफरेंट एलर्जेंस जो हैं वो एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। लाइक देखा गया है कि बी स्टिंग्स हो गया या किसी किस्म के पॉइज़न की वजह से या फूड एलर्जीज़ हैं या कुछ पेशेंट्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक ड्रग को लेके जो है वो एलर्जिक शो करते हैं या कुछ आईवी कंट्रास्ट जो है इनसे पेशेंट को एलर्जी होती है। सो चूँ ही ये एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी जो है वो सर्टेन इम्यून रिएक्शन जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक्टिवेट करती है और उससे जो पेशेंट को शॉक होता है उसे हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक का नाम देते हैं। अब हम लोगों ने यही सीखना है कि क्या बिहाइंड द सीन मैकेनिज़्म क्या है। तो इसके समझने के लिए आप एक पिक्चर को गौर से देखें। सपोज़ करें कि ये आपके पास जो पिंक में आपको एलर्जन दिखा नज़र आ रहा है, ये कोई भी एलर्जन हो सकता है किसी बी के स्टिंग की वजह से कोई विनोम बॉडी में एंटर हो गया या किसी किस्म का ड्रग है। लाइक सपोज़ करें किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, किसी को एस्प्रिन से एलर्जी है। तो किसी किस्म का एलर्जन जब बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है कि वो मैक्रोफेज के पास जाता है। अब मैक्रोफेज रिसेप्टर्स पे जाके ये एलर्जन अटैच होता है। दिस इज़ कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। ये जो इंट्रैक्शन बना है बिटवीन दी एलर्जन एंड मैक्रोफेज। अब ये क्या करता है कि ये जाता है आपके पास टी सेल्स के पास, और टी सेल्स के पास जब ये जाता है तो वहाँ पर एक रिसेप्टर है जिसे टी सेल्स रिसेप्टर्स कहते हैं, वहाँ पर जाके ये अटैच होता है। ये टी सेल रिसेप्टर्स जो है ये फर्दर क्या करते हैं, ये टी सेल रिसेप्टर्स कुछ इंटरल्यूकिन्स यानी कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। ये साइटोकाइंस प्लाज्मा सेल्स को कहते हैं भाई एंटीबॉडीज़ बनाओ। अब स्पेसिफिकली जो एंटीबॉडी बनती है वो है IgE। अब ये एंटीबॉडी मास्ट सेल्स के पास जाती है और उसका रिसेप्टर है जिसे FC एप्सिलॉन रिसेप्टर कहते हैं, उस पर जाके ये एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाती है। जो ही ये एंटीबॉडी अटैच होती है तो मास्ट सेल्स आप कह लें डीग्रैन्युलेट हो जाते हैं, उसके अंदर से जो हिस्टामीन है, ल्यूकोट्रिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। सो अगेन हिस्टामीन आ गया, देख लें। अब हिस्टामीन ने आपको पता क्या करना है, वही वेसल्स को डायलेट करना है, यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसने ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज़ कर देना है। सो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक ऐसे होता है। अब मैं दोबारा अगर आपको इवेंट्स रिपीट करवाऊँ तो अगर आप गौर से देखें कि सबसे पहले क्या हुआ, एलर्जन मैक्रोफेज के पास आया और उसने क्या किया, उसके साथ एक्सप्रेस किया और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। अब फर्दर क्या हुआ कि जब ये जो एंटीजन और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है ये टी हेल्पर सेल्स के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। ये साइटोकाइंस बी सेल्स के पास जाते हैं, वहाँ से IgE एंटीबॉडीज़ जो है वो सिक्रीट होती हैं। ये IgE मास्ट सेल्स के पास जाती हैं और उसे डीग्रैन्युलेट कर देती हैं। जब वहाँ से डीग्रैन्युलेशन होती है तो देखें वहाँ से ल्यूकोट्रिन्स और हिस्टामिन्स रिलीज़ होते हैं और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिससे वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है, जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, ब्लड परफ्यूज़ नहीं होगा। सो ऐसा शॉक हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कौन सी टाइप, एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी जो किसी एलर्जन की वजह से हो। आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मेन वजह है वो वेसल्स का डायलेट करना है। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में वेसल्स को डायलेट कौन कर रहा है, नो डाउट हिस्टामीन, लेकिन हिस्टामीन के पीछे ट्रिगर करने वाली चीज़ कौन सी है, वो एक एलर्जन है। अब ये हिस्टामीन एक तो वेसल्स को डायलेट करेगा और इसके बहुत ख़तरनाक काम होंगे। ये जाएगा ब्रोंकियोल्स के स्मूथ मसल्स के पास, लेरिंक्स के पास, एयरवेज, और उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जब रिस्ट्रिक्शन करेगा तो पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी आएगी। लेरिंक्स पे जाके ये एडिमा क्रिएट कर देगा, स्किन में ये इचेस और रैचेस क्रिएट करेगा। ठीक है। और लिप्स और आइस में एंजियो एडिमा जो है उसको भी ये उभारेगा। ठीक है। तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक जो था। अब हमने ये देखा कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम कर क्या सकते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, देखें वजह क्या बन रही है, वजह बन रही है एलर्जन।
पहले तो रूल आउट करें कि एलर्जी किस वजह से है और उस चीज़ से बचाया जा सके पेशेंट को। दूसरी चीज़ ये है कि हिस्टामीन मेन वजह बन रहा है, तो हम लोग एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं, लाइक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, डाइफेनहाइड्रामीन दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए एपिनेफ्रिन जो है उसका इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सो ये था एनाफाइलेक्टिक शॉक। मैं एक दफ़ा इसे रिपीट कर देता हूँ। होता बेटा ये है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में जब कोई एलर्जन बॉडी में एंटर होता है तो वो एलर्जन क्या करता है, वो एलर्जन मैक्रोफेज के साथ मिलता है और एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनाता है। ये जाते हैं टी सेल के पास, टी हेल्पर सेल्स के पास, और उसके साथ जाके अटैच होते हैं। उसकी अटैचमेंट से कुछ हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। अब वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, वो जाते हैं मास्ट सेल्स के पास और मास्ट सेल्स वहाँ से एंटीबॉडीज़ जो है वो सक्रीट करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैक्रोफेजिस जब टी हेल्पर सेल्स के पास जाते हैं तो वहाँ से कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। ये साइटोकाइंस एंटीबॉडी सेक्रीशन करवाते हैं IgE, और ये एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल्स के पास जाती हैं और उसे डीग्रैनुलेट करती हैं, और इसकी वजह से हिस्टामीन और ल्यूकोट्रीन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और वो एक तो वेसल्स को डायलेट करते हैं और बाकी जो एयरवेज हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट करते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं और वेसल्स को हम लोग जो है वो कंस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन हम लोग देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनाफाइलेक्टिक शॉक।